यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार आज प्रयागराज कुंभ में कैबिनेट की बैठक करने जा रही है। इस कैबिनेट बैठक में योगी सरकार कई अहम प्रस्ताव ला सकती है। 10:30 बजे कुंभ मेला स्थल के इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति लगाने के लिए जमीन आवंटित करने का प्रस्ताव लाया जा सकता है और यूपी में सर्जिकल स्ट्राइक पर बनी फिल्म उरी को टैक्स फ्री करने का भी प्रस्ताव आ सकता है। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम योगी अक्षय वट के भी दर्शन करेंगे। हालांकि कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने इस कैबिनेट बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 2 कारों की टक्कर में 12 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा इतना भीषण था कि वैन टक्कर के बाद दूर जाकर गिरी। एक परिवार वैन में शादी समारोह से लौट रहा था। ये बेहद दुखद हादसा है मध्य प्रदेश के उज्जैन में, जहां पर एक ही परिवार के 12 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 2 कारों की भीषण टक्कर होती है। एक कार में जो लोग सवार थे एक ही परिवार के थे, उनमें 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि दूसरी कार में सवार लोग एयरबैग खुलने की वजह से बच गए। अभी तक 12 लोग की डेथ हुई है। अभी उसकी जांच चल रही है। गलती टाटा हेक्जा इस तरफ से जा रही थी और मारुति वैन नागदा तरफ से उज्जैन आ रही थी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक तेज रफ्तार कार के शिवना नदी में गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक इस कार में 6 लोग सवार थे जो एक पार्टी से अपने गांव लौट रहे थे। तभी कार बेकाबू होकर नदी में जा गिरी। हालांकि मौके पर पहुंचे लोगों ने पानी में डूब रहे लोगों को बचाने की भी कोशिश की, लेकिन 3 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि 3 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो बेकाबू कार नदी में गिर गई, तस्वीरें आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। लोगों को बचाने की कोशिश तो की गई, लेकिन इसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो उज्जैन और मंदसौर 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पर दोनों ही जगह पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। उज्जैन में 2 कारों की टक्कर होती है, जिसमें 12 लोगों की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मंदसौर में एक बेकाबू कार नदी में जा गिरी। मनोज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। मनोज, ये 2 तस्वीरें हमारे सामने हैं, बेहद दुखद है दोनों हादसे, और दोनों ही जगह पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। वाकई, क्योंकि मंदसौर में जो कार शिवना नदी में गिरी है उसमें 6 लोग बैठे हुए थे, उनमें से 3 लोगों की मौत हुई है। और दुख की बात यह है कि वो 6 जो लड़के थे सभी बर्थडे पार्टी मनाकर अपने गांव नाहरगढ़ लौट रहे थे। तभी ये जो सिर्फ बेकाबू तेज रफ्तार की वजह से कार जाकर शिवना नदी में नीचे पुल के नीचे जाकर गिरी और उसमें 3 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा जो दूसरा हादसा हुआ है वो उज्जैन में हुआ है। उज्जैन में भी 12 लोगों की मौत हुई है और 12 लोगों की मौत यहाँ भी वजह जो बताई जा रही है रफ्तार की वजह से। वैन और कार की आमने सामने से टक्कर हुई और जो वैन है वो करीब 50 फीट आगे जाकर गिरी और कार में जो वो लगे हुए थे तो कार के तो जो बलून खुल गए, जिसकी वजह से कार में बैठे लोगों की तो बच गई, लेकिन जो वैन में बैठे हुए थे उसमें 12 लोगों की मौत हुई है। 12 लोगों की मौत, उनको उसमें कुछ लोग घायल हुए थे, उनको अस्पताल पहुंचाया गया और उनका इलाज चल रहा है। इंदौर भी रेफर किया गया है एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को। बिल्कुल मनोज, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। मध्य प्रदेश के रतलाम में पिछले कुछ दिनों से चल रहे आरएसएस कार्यकर्ता हिम्मत पाटीदार की कथित हत्या के मामले में नया मोड़ आ गया है। रतलाम पुलिस ने कुछ दिन पहले मिले जले हुए शव के डीएनए जांच से दावा किया कि वो शव आरएसएस कार्यकर्ता का नहीं बल्कि उसके नौकर मदन का है। पुलिस का दावा है कि आरएसएस कार्यकर्ता हिम्मत पाटीदार ने बीमे की 20 लाख की रकम लेने के लिए नौकर की हत्या कर उसका चेहरा छिपाने की कोशिश की थी और खुद कहीं छिप गया। इस मामले में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किए थे, लेकिन अब इस मामले के पलट जाने के बाद सीएम कमलनाथ समेत पूरी कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। डीएनए टेस्ट में ये सब बात साबित हो गई है और बड़े दुख की बात है कि इस प्रकार की साजिश करी गई है। इस पर पूरी कार्रवाई कर रही है। इसमें अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि जो मृतक है वो मदन मालवी है, जो कि हिम्मत पाटीदार का नौकर था और हिम्मत पाटीदार इस घटना को अंजाम देने के बाद से ही फरार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश में भी केरल की तरह की घटनाएं हो रही हैं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। हमारे साथ है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब तो केरल का जो मॉडल है वो मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर
बखूबी काम कर रहा है और माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की 7 करोड़ जनता के लिए जो रक्षा सुरक्षा और उनकी हिफाजत के लिए पूरी तरह से कानून व्यवस्था माननीय कमलनाथ जी को और हमारे कंट्रोल और नियंत्रण में, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की बात से सहमत नहीं हूँ। लेकिन ये क्या निकला सर, ये मामला आपका जो रतलाम का मामला है? देखिए, मैंने आपको जो बताया है कि हिम्मत पाटीदार ही हत्यारा निकला है, ठीक है, और ये डीएनए टेस्ट में ये स्पष्ट हो जा चुका है कि एक दलित की हत्या हुई है, तो ये बात साफ हो गई है। तो कैसे, इससे क्या साबित हो गया? नहीं, इससे यह साबित होगा कि जिस तरह से जो लॉ एंड ऑर्डर को जो बिगड़ी हुई बताना चाहते थे, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मध्य प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर ठीक ढंग से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। मैं तो उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो धरना और प्रदर्शन और पुतले फूंक रहे थे, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि अभी यह दलित की हत्या जो हुई है, जो हत्यारे हैं, क्या उनके पुतले जलाएंगे? और क्या अभी तक इनने जो पूर्व के जो नेता थे, उन्होंने अभी तक इस पर ट्वीट क्यों नहीं किया है? मध्य प्रदेश के रतलाम में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या का दावा करके पूर्व सीएम शिवराज सिंह अब विवादों में आ गए हैं, क्योंकि पुलिस का दावा है कि रतलाम में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि आरएसएस कार्यकर्ता ने एक आदमी की हत्या की थी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने ट्विटर पर आरएसएस कार्यकर्ता हिम्मत पाटीदार की हत्या का दावा करते हुए उसे श्रद्धांजलि दे दी थी। ये ट्वीट उन्होंने 23 जनवरी को किया था, जिस पर सरकार को सफाई भी देनी पड़ी थी। पर अब पुलिस का दावा है कि रतलाम में आरएसएस कार्यकर्ता हिम्मत पाटीदार की हत्या हुई ही नहीं। मामला तो यह था कि आरएसएस कार्यकर्ता हिम्मत पाटीदार एक आदमी की हत्या करके फरार हो गया, लेकिन शिवराज के ट्वीट से गलतफहमी पैदा हो गई। पुलिस ने जब मरने वाले आदमी का उसके परिवार के साथ डीएनए टेस्ट किया तो मामले की सच्चाई सामने आई। दावा है कि डीएनए टेस्ट से पता चला कि मरने वाला आदमी आरएसएस का कार्यकर्ता नहीं था। पुलिस का दावा है कि जब उसने आरएसएस कार्यकर्ता हिम्मत पाटीदार की तलाश शुरू की, तब यह बात सामने आई कि उसने 20 लाख रुपए बीमे की रकम हड़पने के लिए ये साजिश रची, जिसे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में बीजेपी और आरएसएस के लोगों की हत्या के मुद्दे से जोड़ दिया था। लेकिन सरकार का दावा है कि उनके ट्वीट से राज्य के लोग गुमराह हुए। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया है। जयपुर में साहित्य सम्मेलन में पहुंचे सलमान खुर्शीद ने कहा कि पीएम मोदी को चेहरे पर लाली लगाने के साथ ही मेकअप करवाना चाहिए। सलमान खुर्शीद ने तंज कसा कि 2019 के चुनाव में बीजेपी पीएम मोदी का चेहरा ही सामने लाएगी, इसलिए उन्हें अपना मेकअप करवा लेना चाहिए। अभी वो थोड़ी लाली वाली लगा लिया करें चेहरे पर, क्योंकि आजकल उनका चेहरा बड़ा रूखा रूखा लग रहा है। जो पहले 2014 में उनका चेहरा दिखता था, वो आज नहीं दिख रहा है। उत्तर भारत में इस बार सर्दी पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर बंद नहीं हो रहा है और मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले 2 दिन दिल्ली के लोगों को 4 डिग्री वाली ठंड का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी ने दिल्ली में मौसम का मिजाज बिगाड़ दिया है। लगातार आ रहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बर्फबारी थमने का नाम नहीं ले रही। बंद पड़े रास्तों को खोलने में सरकारी एजेंसियों के पसीने छूट रहे हैं। जगह जगह लोगों की गाड़ियां फंसी हैं, जो बर्फ से लदी सड़कों से गुजर नहीं सकती। सैलानियों के कई जगहों पर फंसे होने की खबरें आ चुकी हैं, जो मदद के लिए सरकारी एजेंसियों से संपर्क कर रहे हैं। पहाड़ों पर गिर रही बर्फ की वजह से दिल्ली ही नहीं, राजस्थान में भी ठंड बढ़ गई है। कई जगहों पर खेतों में खड़ी फसल पर बर्फ जम गई। कई जगहों पर कोहरे की चादर ने लोगों को डराना शुरू कर दिया। ऊपर से तापमान गिरने की वजह से लोग ठिठुरने को मजबूर हो रहे हैं। उत्तर भारत के कई हिस्सों में अगले 2 दिनों में अभी और बारिश का अनुमान है, जिसके बाद तापमान में और गिरावट आएगी। उत्तराखंड में तो बीते कई दिन से हो रही बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भारी बर्फबारी के बाद सैकड़ों गांवों की बिजली गुल है और पानी का संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी और नैनीताल में बर्फ आफत बनकर बरसी, जिससे हरे भरे रहने वाले पेड़ों पर सफेद परत जम गई। घरों पर बर्फ का अंबार लगा दिखाई दिया और गाड़ियों की छतों पर भी बर्फ के ढेर जमा हो गए। बर्फ की मोटी परत जमने से न तो रास्ते दिख रहे हैं, न ही राहत की कोई उम्मीद है। बड़ी मुश्किल हो रखी है, प्रशासन की बिल्कुल कोई लापरवाही है पूरी। वहीं बर्फबारी के बीच फंसे लोगों ने जैसे तैसे अपनी गाड़ियों को निकालने की कोशिश की, लेकिन सड़कों पर बर्फ इतनी ज्यादा थी कि उन्हें निकालना मुश्किल हो गया। कई जगहों पर लोगों ने गाड़ियों को धक्का देकर बर्फ से बाहर निकाला। इतना ही नहीं, पहाड़ों पर बर्फबारी से गांवों को जोड़ने वाले रास्ते भी बंद हो गए, जिसके बाद लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलकर जरूरी सामान लाना पड़ा। साथ ही बिजली और पानी के संकट ने लोगों की मुश्किल को और बढ़ा दिया। साथ ही जगह जगह रास्ते बंद होने से खाने पीने का जरूरी सामान पहुंचाने वाली गाड़ियां भी फंसी हुई हैं, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई।
इनमें टिहरी और रुद्रप्रयाग के हालात सबसे ज्यादा बिगड़ गए। यहाँ लगातार हो रही बर्फबारी से रसोई गैस और दूसरे सामान की भारी किल्लत हो गई। यहाँ गैस की भी व्यवस्था खराब हो रही। वहीं पर्यटकों के लिए बर्फबारी होना किसी तोहफे से कम नहीं है। रुद्रप्रयाग में सड़क पर बिछी बर्फ में खड़े होकर लोगों ने लोकगीतों पर डांस किया। जबकि नैनीताल में आसमान से गिरती बर्फ के बीच कुछ लड़कों ने कसरत भी की। पर्यटकों ने बताया कि ऐसी बर्फबारी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी, जिसकी वजह से दिन में ही अंधेरा छा गया। और मौसम विभाग का अनुमान यह है कि ऐसे ही हालात अभी कम से कम एक हफ्ता और बने रहेंगे। शिमला में तापमान 3 फरवरी तक 0 से नीचे ही बने रहने का अनुमान है। रुक रुक कर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश भी होती रहेगी। पहाड़ों पर बने इन हालात का असर ये होगा कि दिल्ली में 30 और 31 जनवरी को तूफान और बारिश का अनुमान है। जनवरी के इन आखिरी दिनों में न्यूनतम तापमान भी 4 डिग्री के करीब ही रहेगा और इसके बाद फरवरी की शुरुआत दिल्ली एनसीआर के कोहरे के संकट के साथ हो सकती है। इसलिए फरवरी के महीने में भी ठंड कम होने की उम्मीद कम ही है। बीती रात भी दिल्ली वालों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ा। सुबह दिल्ली का न्यूनतम तापमान महज 5.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। धूप भी देर से खिली और धूप निकलने के बाद भी ठंड ज्यादा कम नहीं हुई। लगभग 16 ट्रेनें अपने तय समय से ले चल रही है। वहीं कई विमानों की उड़ान पर भी असर पड़ा है। मौसम विभाग की माने तो 30 जनवरी तक जो तापमान है वो 4 से 5 डिग्री तक ही बना रहेगा। रात के वक्त दिल्ली की सड़कों पर शीतलहर चल रही है, यानी ठंडी हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। इसलिए दिल्ली के ज्यादातर शेल्टर होम में भी रात के वक्त भीड़ दिखने लगी है।